हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका फाइनल रिवीजन क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं तो दो चैप्टर को मात्र कुछ ही मिनटों में महा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए इस क्लास को और वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ लेना है तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक मिलेगा आपको। डायरेक्टली लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ, एमबीबीआई क्वेश्चंस के पीडीएफ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को हम लोग पहला चैप्टर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन करते चलेंगे। आपके एग्जाम के मात्र अब कुछ ही दिन यानी 15 दिन मात्र बच गया है और उसमें आप मजेदार तरीके से हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव स्टडी विथ रवि से अगर आप करके जाते हैं तो सभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट लड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इंग्लिश का वो ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है फाइनल, तो दो वीडियो में हमने 40-40 के मिनट का वीडियो बनाया है और 10 चैप्टर को वहां पे कंप्लीट करा दिया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग उसको जाके जरूर देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, कहता है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। ये जो सवाल है आपके चैप्टर नंबर 1 बातचीत से उठाया गया है, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो बताने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। आंसर पर बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए, मैं यहाँ पे आंसर को छुपा ही देता हूँ। चलिए अब बताइए कि किसने कहा था ऐसा कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। उसी चैप्टर में ये व्याख्या किया गया है आपके बातचीत यानी 12th के फर्स्ट नंबर चैप्टर में। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा नंबर सवाल है, जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। कहता है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। अस्पताल का नाम बताइए जिस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया था। अपोलो अस्पताल है या श्री राम नर्सिंग होम है, पीएमसीएच पटना है या बिल्डिंग नर्सिंग होम है। तो याद रखिएगा जो अस्पताल था वो कौन था, ब्लीडिंगन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। इसी अस्पताल में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तीसरा नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। क्या यह रूस का, ब्रिटेन का। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट ऑप्शन है। तो ये जो है अमेरिका का दलाल किनको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति वाला भाषण 1974 में पटना में दिया था किसने, जयप्रकाश जी ने। जयप्रकाश भी मार्क्सवादी कब बने, तो इसका भी एक मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। मार्क्सवादी कब बने थे जयप्रकाश नारायण जी, जिसका इसका पहले आप लोग जवाब दीजिए। सभी का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए 4 नंबर सवाल का, कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे। 1928, 27, 38, 24। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ध्यान से सुनिएगा, लेनिन की मृत्यु यहाँ पे 1924 में हुई थी और इसी समय जयप्रकाश नारायण जी क्या बने थे, मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश जी क्या बने थे, मार्क्सवादी। कब, 1924 याद रखिएगा। और लेनिन की अगर मृत्यु पूछा जाए, लेनिन की मृत्यु भी किस वर्ष हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, सत्यकाम है, कुरुक्षेत्र है, उस जनपद का कवि हूं या मैला अंचल। बताइए कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा साथियों, मैला अंचल जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, मैला अंचल है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी स्टूडेंट के पास, सभी दोस्तों एवं भाई बहन के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में इसको फैला दीजिए। महा सुपर जो है क्लास है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। किसके लिए है साथियों, फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी जब 1974 में पटना में जयप्रकाश नारायण जी जब संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दे रहे थे, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन था। तो ये जो था याद रखिएगा अब्दुल गफूर था। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, एमबीबीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि जब 1974 की घटना है, जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था। कब दिया था, 1974 में। याद रखिएगा आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1974 में जब वो भाषण दे रहे थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन था। अब्दुल गफूर क्या था, बिहार के क्या था, मुख्यमंत्री था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं।
हर एक क्वेश्चन को मिनट सेकेंड बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे और सेकेंडों में हल करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और सभी क्वेश्चंस को कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किसे लोकनायक को नहीं होगा, यहाँ पे लोकनायक होगा। कहता है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो आपको पता है पूरी तरह से कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी है। जयप्रकाश नारायण जी को किसके नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी याद रखिएगा। ये पटना में क्या दिए थे, 1974 में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। कब दिए थे, 1974 में दिए थे। इतना तो आप जरूर याद रखिए, एमबीबीआई क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और फाइनल आपके माइंड में डालने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। 8 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइएगा। कहता है जयप्रकाश नारायण का क्या होगा, यहाँ पे जन्म होगा। क्या है, जन्म कब हुआ था, क्या सॉरी यहाँ पे जन्म है, मिस प्रिंट किया गया है। क्या यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या है, जन्म है। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म यहाँ पे कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या 18 अक्टूबर 1902 को। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या बनते हैं, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1974 में क्या दिए थे, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। कहां पे दिए थे, पटना में दिए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कितने साल की उम्र में, यानी यहाँ पे 72 साल की उम्र में वो कहाँ गए थे, जी हाँ 72 साल के थे, तो क्या किए थे, भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है सिंपल सी, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी वाले रखने वाले डॉक्टर का नाम जरा बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, महकूब, महबूल या एजाज। तो उनका जो जयप्रकाश नारायण जी का जो देखभाल करता था वो डॉक्टर रहमान था। कौन था, डॉक्टर रहमान, याद रखिएगा, डी.आर. रहमान याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 10 नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, जरा इसका आंसर बताइएगा। स्वामी रामतीर्थ को, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। जी हाँ, तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, स्वामी सत्यदेव, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न के लिए बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। कहता है फ्री प्रेस का मालिक कौन है, तो फ्री प्रेस के जो यहाँ पे मालिक है वो सदानंद जी है। कौन है, सदानंद जी कौन है, तो फ्री प्रेस के मालिक है। ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, सी याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए 100% ये सवाल क्या हो सकता है, एमवीवीआई सवाल साबित हो सकता है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप चाहे क्वेश्चन बैंक को उठा के देखेंगे सभी सवाल उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है किसको, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। भी यही सवाल है आपके एग्जाम के लिए और बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अपने दिमाग में डाल लीजिए, इस सवाल को आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की। आईएससी करने का मतलब इंटर होता है। क्या होता है, इंटर, जो आप अभी कर रहे हैं आईएससी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ से। तो याद रखिएगा, ये आईएएस की जो परीक्षा पास की थी वो बिहार विद्यापीठ से पास की थी। कहां से, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी बिल्कुल सॉरी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अपने माइंड में घुसा लीजिए, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा साथियों बिहार विद्यापीठ से पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है बिल्कुल, 1925, 1932, 1938 या 1924। तो जैसा कि हमने बताया, मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण जी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। क्यों, ये जो है लेनिन की मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। तो लेनिन की मृत्यु भी 1924 ईस्वी में भी हुई और जयप्रकाश नारायण ने भी मार्क्सवादी का जो रोल निभाया वो भी 1924 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए।
जरा इसका पत्नी का नाम क्या था, वाइफ का, जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था, लीलावती देवी, अमरावती, प्रभावती देवी या प्रभा सिन्हा। सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए सुपरफास्ट में। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे सुपरफास्ट क्लास आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस इसी सुपरफास्ट क्लास से 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके बुक से उठाए गए हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। आप लोग फटाफट से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जरा बताइएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? तो आपको पता होगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ये किसकी है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी का है। किसका है साथियों? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी जो होगा साथियों, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के लिए राइट आंसर होगा। कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949। दो ऑप्शन नीचे है, जरा उसको भी देख लेते हैं। कहता है 1947 या 1962। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो है गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन? 1952, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? बताइएगा जरा। 1974 तो हो नहीं सकता, 78 भी नहीं हो सकता, यानी कब हो सकता है? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की जो उपाधि है वो 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की यहाँ पे क्या दिया गया था? उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बी जो होगा वो बिल्कुल राइट है। उवर्सी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो वियोगी की है, सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है? तो यहाँ पे जो है उवर्सी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उवर्सी किनकी रचना है? अपने दिमाग में इस क्वेश्चंस को डाल लीजिए। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है। एमबीबीआई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए माना जाता है ये, और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है कि उवर्सी जो है ये किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए? ए जो होगा साथियों बिल्कुल राइट होगा। लाइव क्लास में आप लोग लगातार बने रहे, फटाफट से सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर कमेंट में डालते रहें, ताकि हमें पता चले कि आप लगातार सभी क्लास को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कंठस्थ कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई क्वेश्चंस है। फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से क्या होगा साथियों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएगा। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? जरा इसका जवाब बताइएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की जो मूर्ति है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? तो दिनकर जी किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे साहित्य रचना के लिए। किसके लिए? साहित्य रचना के लिए क्या है यहाँ पे दिनकर जी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और बार बार आपके एग्जाम में ये पूछे जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। साहित्य रचना किसकी प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है किसकी रचना है? तो ये दिनकर जी की है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे गए हैं, और 2024 यानी मात्र 15 दिन बाद ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? ये क्वेश्चन जो है लोकनायक, जो आपके पहले भी आया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो 1974 में जब संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, उस समय से जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, क्योंकि वो लोगों के लिए आवाज उठाया था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सम्मान के साथ लोकनायक बोलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। बात करें इस क्वेश्चन की, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछे गए हैं, और 2024 में भी 100% ऐसे सवाल को हम 5 स्टार मार्क बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया? फिर से सवाल है, और सवाल जो है वो एकदम वफादार सवाल है, आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है,
और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है साथियों, वो कहाँ और कब दिया था? याद रखिएगा, पटना में दिया था, 5 जून 1974 में दिया था। कब दिया था? पटना में दिया था। कब? लेकिन 5 जून 1974। ये डाटा आप अपने जहन में उतार लीजिए, अपने माइंड में उतार लीजिए और अपने माइंड को कहिए कि ये लगभग अभी 20 दिन जो है, यहाँ पे 20 दिन क्या रखे, एकदम सेट रखे इस क्वेश्चन को कि पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण हमारे जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1974। कौन सा 1974? 5 जून 1974। कहां पे? तो पटना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। सवाल अगर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा साथियों कि एक भी क्वेश्चन हमारे क्लास से नहीं आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जाम के बस थोड़ी ही मिनट बाद मैं यहाँ पे वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डील करूंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे क्लास से वो क्वेश्चन कौन से यहाँ पे लेक्चर से उठाया गया। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जरा इसका जवाब बताइएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण का। तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है ये जो है आपको पता ही है, जयप्रकाश नारायण की देन है क्या संपूर्ण क्रांति? याद रखिए, अपने माइंड में घुसा लीजिए, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। संपूर्ण कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में किसका दिया गया भाषण? भाषण किसका है? वहां संपूर्ण क्रांति पाठ में जो दिया गया भाषण है वो किसका है? तो फिर से वही सवाल है, राम जयप्रकाश नारायण जी द्वारा यह भाषण दिया गया। संपूर्ण क्रांति अपने माइंड में उठा लीजिए, मैं बार बार यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। 1974 5 जून 1974 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। पटना में यह भाषण दिया गया था और इसे छात्र दल का नेता भी माना गया। याद रखिएगा, छात्र आंदोलन, छात्र का नेतृत्व करते हुए आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुरा, दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा? तो सिताब दियारा याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। क्या सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी का भी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है सिताब दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फिर से सवाल वही है और जवाब भी वही है, जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। शुरुआत कब हुई थी? हमने आपको बताया 1974 में हुई थी। फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है आपके एग्जाम के लिए। और मेरे तरह बिल्कुल पावरफुल तरह से आइए अपने क्लास में और सभी क्वेश्चंस को अपने माइंड में घुसाते चले ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी न छूटे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। जी हाँ, ईश्वर अय्यर ये जो नाम है आपके एग्जाम में छपने लायक है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में जो है अपने मित्र के साथ रुके थे, वो जो मित्र था इनका ईश्वर अय्यर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? तो ये जो है नई पीढ़ी के हाथों में है। जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं अपने भाषण में कि देश का जो अविष्टा है यानी देश का जो भविष्य है वो किनके हाथों में है? तो हमारे नई पीढ़ी जो आ रही है उनके हाथों में है। बिल्कुल राइट वो बोले थे और वो अभी हो रहा है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन किनके घर पे वो दिल का दौरा पड़ा हुआ था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बापू, जयप्रकाश नारायण या ईश्वर अय्यर के? तो ये जो है रामनाथ जी गोयनका के घर पर क्या हुआ था? दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जरा इसका जवाब बता दीजिए। आप लोग अगर फाइनली इस क्वेश्चंस को अपने माइंड में उठा लिए हैं और अभी घुसा लिए हैं, सभी क्वेश्चंस को फिट कर लीजिए। लगभग 20 दिन तो उसको निकलने नहीं दीजिए अपने माइंड से और बार बार रिवीजन करते रहिए। स्टडी विद रवि का जितना भी रिवीजन क्लास आ रहा है साथियों इस चैनल पर, सभी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो ये जो नारा है जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? बाउल था। क्या था साथियों? बाउल जो था, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी का क्या था? बचपन का नाम था बाउल जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974। 1974 वो दिन है जो आपके
पेपर में छपने जा रहा है, याद रखिएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम जो था वो हर्षु दयाल था। क्या था प्यारे साथियों? हर्षु दयाल जो था जयप्रकाश नारायण जी के क्या था? पिता का नाम था। जरा 37 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। किसके द्वारा लिखा गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये रचित पाठ है। एक प्रकार का क्या है? तो वो भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का भाषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। आपके एग्जाम के लिए MBBI सवाल है। अपने माइंड में जो है खोपड़ी को खोलिए और सभी क्वेश्चंस को डालते जाइए, क्योंकि निश्चित रूप से 15 दिन बाद आपके पेपर में छपने जा रहा है। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो मैंने आपको बताया ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार विद्यापीठ से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये जो है दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए छोटा करना पड़ा। और 41 नंबर सवाल जरा देखिए, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कहता है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को कठोर मानते हैं? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कठोर किनको मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को यहाँ पे क्या मानते हैं? कठोर मानते हैं। अभी मात्र कितने मिनट से क्लास चल रही है? मात्र 20 मिनट में 41 नंबर प्रश्न पर हम लोग चले हैं। यानी समझ लीजिए कि मात्र 1 मिनट में 2 प्रश्न आपको कराया जा रहा है, लेकिन 1 भी मिनट आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है स्टडी विद रवि चैनल पर। और ये सिर्फ रिवीजन क्लास में नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ तक जो भी क्लास आपके यहाँ तक आया है, एक भी क्लास में हमने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया। किसको अपना भाई कहते हैं? कौन? जयप्रकाश नारायण जी। दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू। तो ये जवाहरलाल जी को अपना भाई कहते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे जो है इस 42 जो सवाल था आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे। हम लोग अब चलते हैं अर्धनारीश्वर पाठ पे। ये भी जो चैप्टर है आपके एग्जाम में काफी मार्क्स देता है। चलिए पहला नंबर सवाल इस चैप्टर का। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है, प्रणभंग है। तो जैसा कि आपको पता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक यहाँ पे क्या है? कुरुक्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, सॉरी पहली पुस्तक पूछा गया यहाँ पे साथियों। क्या है? पहली पुस्तक है। प्रणभंग जो है यहाँ पे पहली पुस्तक है। किनका? दिनकर जी का। नेक्स्ट सवाल, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये सवाल होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो छात्र सहोदर जो है सबसे पहली थी जो ये प्रकाशित किया गया था दिनकर जी द्वारा। MBBI सवाल हम इसे मानते हैं। आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात करते हैं। कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जरा इसका जवाब मैं आप लोगों का देखना चाहता हूं कि इनका जो है पहली कविता दिनकर जी का कब प्रकाशित किया गया? 1925, 20 या 30, 1935। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बी बिल्कुल राइट होगा। आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से सफलता लेके आएगी ऐसी क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक यहाँ पे कौन है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। किसके है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती जी का उल्लेख किया गया है। यही भी याद रखिएगा, जो कि आगे वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था झूठ है, तिरिच, अर्धनारीश्वर। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है यहाँ पे अर्धनारीश्वर है। कौन सा है? अर्धनारीश्वर याद रखिएगा। डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इनका जो जन्म है बिहार के किस जिले में हुआ है? बेगूसराय जिला। याद रखिएगा। किनका जन्म? तो दिनकर जी का। किनका? दिनकर जी का जन्म जो है, दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया नारी और पुरुष दोनों का यहाँ पे समन्वय दिखाया गया है। किसमें? अर्धनारीश्वर पाठ में। और शंकर और पार्वती जी का उल्लेख किया गया। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बिल्कुल ये सवाल आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। भावना है। पत्नी क्या एक प्रकार की भावना है। आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन BSEB के एग्जाम, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये सवाल पूछा गया है। यानी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। और ये जो क्लास है ये भी बिहार बोर्ड के लिए है
और 100% क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में छपने जा रहा है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? जैसा कि आपको बताया मैं, एकांकी है एक प्रकार का। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? गांधी जी, रविंद्रनाथ ने। ऑप्शन नंबर जरा सी और डी को देखते हैं, दिनकर ने या उदय प्रकाश ने। तो जैसा आपको बताया मैं यहाँ पे, किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? तो यहाँ पे गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो मैंने यहाँ पे बताया कल्पित रूप है। क्या है? एक प्रकार का कल्पित रूप है। कौन? शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और महा सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए। एक कमेंट फटाफट से आप लोग वीडियो में जरूर कीजिएगा लास्ट में, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। बुद्ध महावीर ने नारियों में कौन सा अधिकार दिया है? इसलिए मैं शेयर करने का बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैं इतनी जोशो और जुनून के साथ यहाँ पे आपको प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 90% से भी ज्यादा आप मार्क्स लाए, और वो सिर्फ आप नहीं लाए, हजारों स्टूडेंट लाए। तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट के पास। बुद्ध तथा महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने को, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो वो भिक्षुणी होने का त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। 13 नंबर सवाल है साथियों, कहता है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। बिल्कुल एमबीबीए सवाल है। मैंने यहाँ पे लाइन पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए 100% आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। ये कथन जो है ये प्रेमचंद्र ने बोला था। किसने बोला था? प्रेमचंद्र ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 14 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिए। कहता है प्रேमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाता है? वो राक्षस हो जाता है। नारी अगर पुरुष का गुण सीख ले तो वो क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। आगे 15 नंबर सवाल है साथियों, कहता है कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो जूठन जो है यहाँ पे, ये बिल्कुल इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है साथियों? सी बिल्कुल राइट है। गंधारी थी, तो गंधारी कौन थी यहाँ पे? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, या बलराम की माँ थी? गंधारी कौन था यहाँ पे? तो ये दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मीकार थे, या संगीतकार? तो ये एक प्रकार का क्या थे? कथाकार थे। कौन? प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र क्या थे? तो एक प्रकार का कथाकार थे। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म याद रखिएगा 13 सितंबर 1908 को। कब? 13 सितंबर 1908 को क्या हुआ था? दिनकर जी का जन्म हुआ था। अपने खोपड़ी में खोलिए और उसको डाल लीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक इस प्रश्न को मत निकालिए। 19 नंबर है कि दिनकर किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, या छायावादोत्तर युग, या नव्य काव्योद्दोलन युग? तो यहाँ पे जो है दिनकर जी किस युग के कवि है? जरा जवाब बताइएगा। सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। चारों ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपके पूरी स्क्रीन पे। तो दिनकर जी किस युग के कवि है? तो आपको पता ही है कि छायावादोत्तर युग के कवि है। छायावादी गलत हो जाएगा, ध्यान से लगाइएगा। छायावादोत्तर युग के कवि है कौन? दिनकर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। आगे अगला सवाल 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, या रसातल की यात्रा? तो ये दिनकर जी के यहाँ पे जो है रचना है वो कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। राइट आंसर है। एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। 21 नंबर सवाल है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, या कुरुक्षेत्र? बात करें साथियों दिनकर जी की कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया, वो उर्वशी था। उर्वशी जो था इन्हीं के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एमबीबीए सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। अगला सवाल है 22 नंबर की युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो क्या है? कुरुक्षेत्र है। क्या है प्यारे साथियों? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का।
शिव और पार्वती का क्या है यहाँ पे, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका है, शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। MBBI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। कल्पित रूप है किसका है, तो शंकर और पार्वती जी का, यानी शिव और पार्वती का। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, गुलाबदास हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य सीताराम त्रिवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। शुद्धता कविता की खोज, पुनर्नवा या स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो यहाँ पे जो है कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई वो कौन है, शुद्धता कविता की खोज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। तो ये जो 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव था साथियों, आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। सभी को आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड repeat and repeat again repeat these questions are very very important for your final exam and comes your upcoming exam। तो ये जो सवाल है प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आवाज भी इस क्लास में अच्छी तरह से आई होगी। निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और मात्र हम लोग 15 दिन बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और आप आंख को खोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि सभी क्वेश्चंस मैंने स्टडी विथ रवि से किया है। तो जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी आप पर। ये निश्चित रूप से आप 90% की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलेंगे महा रिवीजन क्लास लेके जिसमें हम लोग फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश के 5 चैप्टर एक साथ और फिर से 5 चैप्टर एक साथ लेके आएंगे और उसके बाद टोटल के टोटल पूरे बुक से आपका जितने क्वेश्चन बन सकता है एक ही क्लास में कराने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। बाय बाय एंड टेक केयर।